आप देख रहे हैं टारगेट विचंद्रा यूट्यूब चैनल। साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विचंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। तो उसी के तहत पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपात के बारे में। डिटेल से हमने वहां पर बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की। तो यहाँ पर भी हम इसका बहुत ही समग्रता के साथ अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से आई होप सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। तो जैसे कि यहाँ पर अनुच्छेद 356 में एक बात लिखी गई है, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अर्थात राज्य में जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो उसके संबंध में उपबंध के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 356 में। और ये उपबंध क्या क्या हैं अर्थात ये प्रावधान क्या क्या हैं, उन्हीं प्रावधानों की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो है कि ये जो राष्ट्रपति शासन है वो कौन लगाता है। तो जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, तो सीधी सी बात है, सीधा आंसर इसका ये है कि राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति शासन को लगाता है। ठीक है, तो अब कैसे लगाएगा, क्या क्या उसकी प्रोसेस होगी और क्या उसके रीज़न होंगे, किस आधार पर वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएगा। अब एक सवाल का जवाब मैं पहले ही आपको दे दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रश्न आता है कि राज्य में लगाना है हमें राष्ट्रपति शासन तो उसे राज्यपाल शासन बोलना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति शासन। राइट, ये सबके दिमाग में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल होता है वो भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि ही होता है और प्रतिनिधि के तौर पर वो राज्य में शासन कर रहा होता है। तो मुखिया जो है संवैधानिक तंत्र में औपचारिक तौर पर देखा जाए तो वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के अधीन राज्यपाल है। तो एक तरह से उस राज्य का शासन व्यवस्था का संचालन राज्यपाल ही करेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से करेगा। जैसे कि आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जितने भी जो समझौते किए जाते हैं दूसरे देशों के साथ में या जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे कार्य जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भले ही प्रधानमंत्री वहाँ पर जाए किसी देश में, लेकिन वो राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ जाते हैं। उसी प्रकार राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है। और इसके अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है। तो एक तरह से देखा जाए कि इनडायरेक्टली जो केंद्र सरकार है उसका हस्तक्षेप राज्यों में राज्यपाल के अनुसार होता है। तो ये बात समझ में आई होगी। हाँ, हम बात करते हैं कि कैसे लगता है राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, अर्थात राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल एक प्रतिवेदन देगा। और प्रतिवेदन क्यों देगा, वो इसलिए देगा उसको अगर लगता है कि उस राज्य का जो शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। तो यही बात आगे फिर दी गई है कि इसके अलावा, तो पहली बात यह है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे देता है कि इस राज्य में जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग शासन संचालित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इस प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और इसके अलावा दूसरा भी कारण है, सिर्फ राज्यपाल के प्रतिवेदन से नहीं, बल्कि दूसरी बात क्या है कि अगर राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति फिर उद्घोषणा करता है। एक यहाँ पर मैं और आपको डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि यहाँ पर संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा रहा है। ये बात वो सोचते हैं, पर ऐसा नहीं लिखा है। लिखा ये है कि अगर संविधान के उपबंधों के आधार पर उस राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता, अर्थात वहाँ की
ऐसी स्थिति बन चुकी है कि संविधान के अनुसार वहां का शासन संचालित नहीं हो सकता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति कुछ उद्घोषणाएं करेगा, वो उद्घोषणाओं के आधार पर वो राष्ट्रपति शासन लगाता है। वो उद्घोषणाएं ये मुख्य रूप से 3 हैं। पहले की बात करेंगे तो पहले में लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल अर्थात जो राज्य सरकार है कि सभी शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकेगा। एक तो ये चीज़ वो कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह घोषणा अर्थात जो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर रहा है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, तो यह घोषणा कर सकेगा वो कि राज्य की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधीन प्रयोग होंगी। अर्थात वो ये कह सकता है, ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि अब राज्य का जो शासन है या तो वो संसद के द्वारा चलेगा या राष्ट्रपति जिसको प्राधिकृत करे या स्वयं भी उस राज्य का संचालन देख सकता है। दूसरे पॉइंट में ये लिखा गया है। और तीसरे पॉइंट में ये बात लिखी गई है कि राज्य से संबंधित संविधान के उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में राज्यों को लेकर के जो भी उपबंध संविधान में दिए गए हैं उन उपबंधों में क्या कर सकता है वो कि पूर्ण रूप से राज्य से संबंधित जो प्रावधान है संविधान में उनको पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है, अर्थात सस्पेंड कर सकता है। राइट, डिसमिस्ड नहीं कर पाएगा बल्कि सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए निलंबित कर देना, जबकि डिसमिस्ड का मतलब होता है बर्खास्त। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो जो मूल अधिकार होते हैं वो सस्पेंड होते हैं, ना कि डिसमिस्ड होते हैं, अर्थात बर्खास्त नहीं होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा तो राज्य से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं संविधान में उनको वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये 3 बातें जो हैं लिखी गई हैं। अब वो क्या नहीं कर सकता है, इस पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, इसमें लिखा गया है कि इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने तथा उच्च न्यायालयों से संबंधित संविधान के किसी उपबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर ये जो संवैधानिक भाषा लिखी गई है वो हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, पर मैं आपको एक सिंपल भाषा में इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये कहा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी बात यहाँ पर लिखी गई है, अर्थात जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि राज्य से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनको राष्ट्रपति चाहे तो पूरी तरह से निलंबित कर सकता है या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है। तो अब ये बातों से इसका अंदाजा ये नहीं लगाया जा सकता है कि वो उच्च न्यायालय जो चूंकि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय है तो उसकी शक्तियों को वो अपने हाथ में नहीं ले सकता है, वो सिर्फ राज्य की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन हाईकोर्ट की शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। और हाईकोर्ट से संबंधित अर्थात उच्च न्यायालयों से संबंधित जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं उनमें राष्ट्रपति ना तो पूर्ण रूप से और ना ही आंशिक रूप से उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकता है और ना ही उनको निलंबित कर सकता है। इस बात का मतलब है, ये इस बात का मतलब है जो आपने अभी यहाँ पर मैंने पढ़ा। अगली बात यह है कि क्या फिर इस राष्ट्रपति शासन को चूंकि उसने घोषणा किया, घोषणा करने के बाद क्या वो कभी उसको वापस ले सकता है? हाँ, तो बिल्कुल वापस ले सकता है। और जैसे उसने घोषणा की है राष्ट्रपति शासन लगाने की, वैसे ही एक दूसरी घोषणा कर करके वो क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन को वापस भी ले सकता है। अर्थात पश्चातवर्ती घोषणा का मतलब क्या हुआ? बाद में की गई घोषणा के द्वारा वो वापस भी ले सकता है। अगली बात यह है कि अब जो घोषणा तो उसने कर दी, लेकिन ये अब दोनों सदनों से पारित भी होना चाहिए। अर्थात ऐसी घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर आवश्यक है। अर्थात अगर 2 माह के भीतर इस प्रकार की स्वीकृति नहीं होती है तो ऐसे में ये जो राष्ट्रपति शासन जो है वो फिर लागू नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर संसद दिया गया है तो याद रखिए संविधान में तो साफ साफ लिखा गया है कि प्रत्येक सदन, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया है संसद, अर्थात दोनों सदनों से 2 महीनों के भीतर इससे संबंधित राष्ट्रपति से शासन से संबंधित जो घोषणा राष्ट्रपति ने की है उसका अनुमोदन आवश्यक है।
उसका अनुमोदन आवश्यक है 2 महीने में। लेकिन पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने राष्ट्रीय आपात की बात की थी तो राष्ट्रीय आपात में समय दिया गया था 1 महीना। दोनों सदनों से 1 महीने के भीतर राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो घोषणा है उसका अनुमोदन जरूरी था। लेकिन जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो यहाँ 2 माह का समय दिया गया है। इस बात को आप जरूर याद रखिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जैसे जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर 2 माह की अवधि के दौरान ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, और एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, वो स्थायी सदन है, विघटन होगा तो सिर्फ लोकसभा का होगा, इसीलिए हर बार हम बात करते हैं लोकसभा के विघटन की। तो इस 2 मास के अंदर 2 महीने के भीतर ही अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है और उसी 2 महीने के दौरान ही राज्यसभा से राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो प्रस्ताव था अगर उसको पारित कर दिया जाता है और लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति शासन जारी तो रहेगा, लेकिन जब दोबारा लोकसभा पुनर्गठित होकर के बैठेगी, अर्थात उसकी जो पहली बैठक होगी उस पहली बैठक से 30 दिन के भीतर फिर उस लोकसभा से भी अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन जो है वो समाप्त माना जाएगा। राइट, तो इस बात को याद रखिए। हाँ, अब बात ये आती है कि क्या अब ये जो राष्ट्रपति शासन है इसको कितना बढ़ाया जा सकता है, तो वही अगली बात यहाँ पर लिखी गई है कि संसद के अनुमोदन के पश्चात, अर्थात जब दोनों सदनों से अनुमोदन हो गया, अब जैसे कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब कोई विधेयक अधिनियम बनता है तो उसमें तो बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, राइट, ये दिमाग में आ रहा होगा आपके। तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति ने ही तो उद्घोषणा जारी की है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति तो पहले से ही है, बस दोनों सदनों से अनुमति लेने की जरूरत रह जाती है। अगर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा नहीं की होती तो फिर दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता, लेकिन राष्ट्रपति ने ही तो उसको वो सूचना, वो घोषणा जारी की है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, इसलिए राष्ट्रपति की दोबारा उसकी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, तो यहां पर आप देखिए कि संसद के अनुमोदन के पश्चात कोई उद्घोषणा, और कैसी उद्घोषणा, जो प्रेसिडेंट रूल अर्थात राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, वो एक बार में 6 माह से अधिक समय तक और कुल मिलाकर के 3 वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती है। तो टोटल जो टाइमिंग दी गई है वो 3 वर्ष तक, और एक बार में हम 6 महीने तक लगा सकते हैं, अर्थात 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया इसको जा सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बाद में जोड़ी गई, वो बात ये थी कि राष्ट्रपति शासन लगातार अधिकतम 1 वर्ष तक ही जारी रखा जा सकता है, मतलब 6 महीने करके आप 12 महीने अर्थात 1 वर्ष ही इसको लागू रख सकते हैं। और ये बात जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 356 में जोड़ी गई थी। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जनता पार्टी की सरकार में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तब किया गया था। अब बात यह है कि अब ये जो 3 वर्ष, वैसे यहाँ तो मैंने 3 वर्ष बता दिया, अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ तो 3 वर्ष बताया गया, बट ये बात जो है यहाँ पर की जा रही है कि 1 वर्ष के लिए। तो अब देखिए 3 वर्ष की कंडीशन है कि 3 वर्ष तक कैसे बढ़ाया जाएगा, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशंस कैसी हैं कि 3 वर्ष बढ़ाया जाएगा 6 माह करके, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, अर्थात जो पहले हमने वीडियो में बात की थी नेशनल इमरजेंसी की, अनुच्छेद 352, अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो और ऐसा लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो उस समय भी जो है आपको मैंने बताया था कि राज्य सूची से संबंधित जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो है पूरी तरीके से पावर केंद्र सरकार के पास में होती है। तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो और ऐसा लगे कि आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में फिर ये बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो लिखित में दे दे कि किसी राज्य में जो चुनाव है वो संभव बिल्कुल नहीं है, तो जब चुनाव हो ही नहीं सकता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इन 2 कंडीशन के अलावा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, लगातार सिर्फ 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है।
राइट। हाँ, लेकिन इन सारी बातों का जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन 5 वर्ष तक लागू रहा था और उसका रीजन क्या था? आतंकवाद। आतंकवाद की वजह से वहां पर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया गया था। हालांकि बाद में मैं इधर आपको बता दूं कि 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया कि पंजाब में जो लागू राष्ट्रपति शासन है, जो कि 11 मई 1987 से 25 फरवरी 1992 तक लगभग 5 वर्ष रहा, उसे 3 वर्ष ही समझा जाएगा। ऐसी बात संविधान में जोड़ी गई है, इसको लिखा गया है और ये 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। राइट, तो इस बात को जानते रहिए। हाँ, अगली बात यह है कि घोषणा को संसद की अनुमति मिलने के बाद ही विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा को एक भंग करना, एक साथ ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं। और इससे संबंधित जो है मामला, ये किस मामले में ये बात कही गई थी दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो बात है वो आपने SR बम्बई बनाम भारत संघवाद जो है 1994 की जो बात है, उस वाद में ये बात कही गई थी कि विधानसभा को और राष्ट्रपति शासन को एक साथ नहीं, उसको भंग नहीं कर सकते और इसको लगा नहीं सकते, एक साथ नहीं होगा। क्या होगा कि पहले यहां पर लिखा गया कि तब तक विधानसभा को केवल निलंबित ही किया जा सकता है। घोषणा को संसद की अनुमति के मिलने के बाद ही विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। अर्थात पहले क्या होगा, पहले इसकी अनुमति मिलेगी संसद से, और संसद जब अनुमति दे देगा, अर्थात दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा, उसके बाद ही हम विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। आगे बात करते हैं कि सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन, ये कुछ तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर पूरे देश की बात की जाए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा, तो पंजाब में लगा। 26 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक ये लगा था। और इसके बाद की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की अपनी बात करें, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक 10 बार लग चुका है। राइट, अगली बात करें यूपी में पहली बार, अर्थात उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगभग 1 वर्ष पूरा ये राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस दौरान हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। अगली बात है कि यूपी में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो ये 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक रहा और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ डाटा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को समाधान कैसे होगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि एक अनुच्छेद है 365, एक अनुच्छेद है 365 जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि संघ द्वारा निर्देशों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगर संघ सरकार ने, देखिए केंद्र सरकार, केंद्र शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है, संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं कभी केंद्र और संघ में क्या अंतर है उस पर बात करूंगा, हालांकि यहाँ पर अगर बात करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वहाँ लिखा गया है कि संघ ने अगर कोई निर्देश दिए हैं तो राज्य सरकार का पालन करना, राज्य सरकार को पालन करना कर्तव्य उसका होगा। अगर वो राज्य सरकार संघ के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो ये समझा जाएगा कि उस राज्य का शासन संवैधानिक हिसाब से नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति महोदय को ये मंत्रिपरिषद सलाह देगी और फिर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाएगा। तो इस आधार पर दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, एक और कंडीशन आती है अनुच्छेद 355 की। इसमें लिखा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो ऐसे में सीधा सा हस्तक्षेप केंद्र सरकार का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि राज्य में जब स्थिति खराब है तो केंद्र को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है। तो ये दो अनुच्छेद आपको याद रखने चाहिए। 365 कहता है
कि संघ द्वारा कुछ निर्देश राज्य को दिए जाएंगे, अगर उन निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है तो ये माना जाएगा कि वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और साथ साथ वो संविधान के उपबंधों के अनुसार उस राज्य का शासन चलाने के लिए सुनिश्चित करे। अगर ऐसा नहीं तो इसलिए वो हस्तक्षेप कर सकती है। इन दो अनुच्छेदों से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में अनुमोदन का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था राष्ट्रीय आपात के बारे में कि उपस्थित एवं कुल मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात लग सकता है दोनों सदनों से। यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ क्या है कि संसद में अर्थात दोनों सदनों से साधारण बहुमत के द्वारा अगर कोई बहुमत प्राप्त हो जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है? कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात जितने सदस्य हैं उनमें से ज़्यादा लोग जिस तरफ हो जाएंगे तो वही उन्हीं की बात मानी जाएगी, अर्थात ये होता है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अर्थात ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक है 2 माह में, तो दोनों सदनों से स्वीकृति कैसे मिलेगी? कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा। अगली बात है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में लगाया गया शासन अत्यंतिक है? अत्यंतिक का मतलब दोस्तों ये है कि क्या इसकी जांच नहीं की जा सकती है? क्या ये जांच के दायरे में नहीं आएगा? राष्ट्रपति ने अगर घोषणा की है तो क्या ये सर्वमान्य हो जाएगी, कुछ भी वो घोषणा कर दे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कही थी? SR बम्बई बनाम भारत संघवाद में। और कब कही थी? 1994 में। याद रखिए ये बात भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति महोदय ने जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पर लगाया है वो मनमानी अगर है, उसकी जांच अगर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही राष्ट्रपति शासन उस राज्य से हटा देगा। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति शासन है वो भी अत्यंतिक नहीं है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन को यहाँ पर पढ़ा और मैंने पूरी कोशिश की है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो बातें हैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।